नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरे केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। कहते हैं कि ईश्वर एक बार सबके घर पर दस्तक देता है, तो कुछ ऐसा ही समझिए कि आपके घर पर भी ये ईश्वर की दस्तक है। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इस स्वर्णिम अवसर को जाने नहीं देंगे। इस स्वर्णिम अवसर को प्राप्त करने में, इस सुनहरे अवसर को प्राप्त करने में मैं भी आपका एक सहयोगी होना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी, मेरे बहुत से विद्यार्थी जो कि अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर और सेकंड ग्रेड रेट, उनके आग्रह पर एक ऐसा प्रस्तुतिकरण लेकर आ रहा हूँ जो आजकल भारतवर्ष में बड़े स्तर पर, विशेष रूप से बायजूस और अन अकेडमी प्लेटफार्म के द्वारा नोट्स के माध्यम से या लेखन सामग्री के माध्यम से जो उनकी टीम है, वो टीम उस लेखन सामग्री को पढ़ती है। यद्यपि उसके द्वारा उसका स्पष्टीकरण देना बहुत कम गुणवत्तापूर्ण होता है, फिर भी उनके सामने जो मटेरियल होता है उसको वो बार बार प्रेजेंट करते हैं पीडीएफ स्लाइड के रूप में, पीडीएफ पीपीटी के रूप में। और इस माध्यम से उन्होंने बहुत बड़े अकादमिक जगत पर, हम कहें कि अतिक्रमण भी कर लिया है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि अपने जो भी उनकी मार्केटिंग थी उसके माध्यम से उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक प्रतियोगी परीक्षार्थियों अथवा विद्यार्थियों के दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर लिया है, जगह बना ली है। इसलिए हालांकि मेरा मूल स्वभाव नहीं है कि देखकर इसको पढ़ा जाए, परंतु फिर भी जैसी मार्केट की डिमांड है और जैसा विद्यार्थियों और प्रतिभागियों का वर्तमान शिक्षा पद्धति के कारण स्तर है, उस स्तर को ध्यान में रखते हुए मैं भी ऐसा ही कुछ ऐसी ही कुछ अध्ययन सामग्री आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस क्रम में सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मौलिक अधिकारों का प्रावधान, फंडामेंटल राइट्स, जो कि स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता और सेकंड ग्रेड एसएसटी और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए एक उपयोगी बिंदु है। तो साथ ही फंडामेंटल राइट्स को शुरू करें उससे पहले कि मौलिक अधिकार क्या हैं, ये हमें देखना होगा। और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं, ऐसे दावे हैं जो कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावों से लिया जाता है। व्यक्तियों नागरिकों के ऐसे दावे उन सुविधाओं को स्थापित करते हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, और इसीलिए इन्हें मौलिक या मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कि मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, ये रेड लाइन से मैंने रेखांकित करके आपको बताया कि वास्तव में मौलिक अधिकारों का मतलब है ऐसे अधिकार जो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। और जो राज्य के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, वो अधिकार वास्तव में कैसे हैं? राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के दावे होते हैं, लोगों की मांग होती है जो राज्य से वो करते हैं, और इसलिए राज्य अपने व्यक्तियों को और नागरिकों को कुछ सुविधाएं देता है। ऐसी सुविधाएं जो उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इस दुनिया में पहली बार, यह आपको याद रखना है, इस दुनिया में पहली बार 13वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। आधुनिक लोकतंत्र जिसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है, और इसी शताब्दी में दुनिया भर में प्रसिद्ध लोकतंत्र बना है। हालांकि 22वीं शताब्दी के आते आते लोकतंत्र के सामने बहुत ज़्यादा खतरे उत्पन्न हो गए। जैसा कि आप महामारी में देख पा रहे हैं, लोकतंत्र बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला गया है। सम्राट जॉन के द्वारा राजतंत्र में अपने नागरिकों को जो अधिकार दिए गए 1215 ईस्वी में, इसे महाअधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, 1215 का महाअधिकार घोषणा पत्र ब्रिटेन के राजा जो सम्राट जॉन के द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया, यह आधुनिक दुनिया में मूल अधिकारों के संबंध में पहला लिखित दस्तावेज था। इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। तो किस दस्तावेज को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है? 1215 ईस्वी के महाधिकार घोषणा पत्र को फंडामेंटल राइट्स का
बर्थ पैलेस माना जाता है, फाउंडर फादर माना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1689 में अपने नागरिकों के लिए बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज जारी किया। फ्रांस दुनिया का दूसरा देश था जहां पहली बार उसने अपने संविधान में एक पृथक घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र का शीर्षक था मानव या व्यक्तियों एवं नागरिकों के लिए घोषणा पत्र। तो साथियों, फ्रांस वह देश था जिसने नागरिकों के लिए और व्यक्तियों के लिए दोनों के लिए पृथक पृथक फंडामेंटल राइट्स की बात कही है। ब्रिटेन और फ्रांस से फैली अधिकार पत्र की यह लहर बाद में आगे चलकर अमेरिका के संविधान में शामिल हुई। दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं थे, परंतु पहले संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अमेरिकी संविधान में शामिल किया। अमेरिका वह पहला देश है जिसने मूल अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया और भारत में अमेरिका से प्रभावित होकर अमेरिकी संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपयुक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का समाविष्ट किया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो हमने मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये प्रश्न बार बार आता रहता है, किस देश से हमने फंडामेंटल राइट्स अपनाए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ग्रहण किए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली और इसीलिए हमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक के 1895 के स्वराज बिल में देखने को मिलती है। यद्यपि स्वराज बिल का कोई हमारे पास वैधानिक या प्रामाणिक स्रोत नहीं है, परंतु फिर भी माना जा सकता है कि स्वराज विधेयक के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉर्ड ब्रिकनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में नेहरू प्रतिवेदन डिजाइन किया गया, जिसे कराची रेजोल्यूशन 1931 में रखा गया। वास्तव में यह है आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम के रूप में फंडामेंटल राइट्स की मांग करने वाला पहला औपचारिक प्रपत्र था। इसके बाद अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ब्रिटिश विचारक ग्रेविन ऑस्टिन, इसको आपको याद रखना है, ग्रेविन ऑस्टिन ब्रिटिश विचारक था। नेहरू प्रतिवेदन को ही उसने मूल अधिकारों का अग्रदूत कहा है। तो किस प्रतिवेदन को या रिपोर्ट को भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स का फॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं? ग्रेविन ऑस्टिन ने नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकारों का पूर्व स्वरूप कहा है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं उनको सबसे ज्यादा या इस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा है। तो किसने भाग 3 को सबसे विवादास्पद भाग कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेविन ऑस्टिन ने भी भाग 3 और 4 दोनों को संविधान की आत्मा कहा है। भाग 3 में इस भाग में कुल जो संविधान सभा में 38 दिनों तक चर्चा हुई, 25 दिन तक संविधान सभा में, 11 दिनों तक उप समिति में, 2 दिन तक सलाहकार समिति में। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स को अपनाया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ है? दोस्तों, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जिक्र भाग 3 में है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है और यहाँ से संपत्ति के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 ऐप के तहत जो दिया गया उसे हटाकर यहाँ अनुच्छेद 31 के तहत प्राप्त श्रेणी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 12 में अध्याय 4 जोड़कर एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिए गए। दोस्तों, 2021 के IAS प्री एग्जाम में आप पेपर उठाकर देखिए, प्रश्न पूछा गया है कौन सा अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है? वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार इस समय मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। इस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? केवल 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। इसी के साथ दोस्तों, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार कौन प्रदान करता है? मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिस राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 12 में दी गई है। इनकी रक्षा का प्राधिकार संविधान ने अनुच्छेद 32, तो कौन से आर्टिकल में मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 32 में। और कौन इनकी रक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। यद्यपि फंडामेंटल राइट्स का वोल्यूशन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है और रिट जारी कर सकता है। तो आइए दोस्तों, इसके बाद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम ब्रीफ में जिक्र करते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको मैं समझाता भी रहूँगा। जो अनुच्छेद 12 है उसमें क्या है? अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों को प्रदान करने वाली संस्था का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार कौन देता है? राज्य। और इनकी रक्षा के खिलाफ न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनेक बार प्रश्न पूछा गया, राज्य की परिभाषा कहाँ है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य में क्या है? देखिए दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में और अनुच्छेद 152 में। अनुच्छेद 12 और 36 में जो राज्य हैं वह राज्य उस स्वरूप में है जिस राज्य की ड्यूटी है और जो राज्य मौलिक अधिकार प्रदान करता है, परंतु अनुच्छेद 152 का राज्य इनके समानांतर नहीं है। 4 समूह को राज्य में शामिल किया गया है: भारत सरकार और संसद। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 12 परिभाषा देता है भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य का विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के अधीन सभी स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण जो भारत राज्य क्षेत्र के नियंत्रण में हो और जिसका उद्देश्य लोकहित हो। तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य और 36 के अनुसार राज्य में 4 उपबंधों को शामिल किया गया है। कितने उपबंधों को? 4 उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत। एक सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। इसका मतलब है कि संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून, देखिए संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून जो इस भाग के किसी भी प्रकार से विरुद्ध या उल्लंघन है तो उल्लंघन की मात्रा तक अवैध घोषित होगा। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसका मतलब है कि ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। साथियों, तीसरा सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों का कोई भी त्याग नहीं कर सकता है। इसे अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के नाम से जाना जाता है और ये विश्वेश्वरनाथ विवाद में पहली बार जिक्र किया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। देखिए कितने मोटे अक्षरों में मैंने लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में। भारतीय संविधान के द्वारा वर्तमान में भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कुछ अधिकार केवल नागरिकों को हैं, बाकी अधिकार व्यक्तियों और नागरिकों दोनों को हैं। पहला अधिकार है दोस्तों से समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। कितने अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। मूलतः कितने अधिकार थे? 7 थे। एक मूल अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो नंबर 1 पर समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आइए विस्तार से जांच करते हैं। पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जब बातचीत करता है, व्यवहार करता है, लेन देन करता है तो कानून के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
ब्रिटिश चिंतक डायसी ने इसे कानून का शासन कहा है। हमने विधि के समक्ष समता को ब्रिटिश संविधान से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? ब्रिटिश संविधान से। इसके अनुसार कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सबके लिए कानून एक जैसा होता है। इसका पिता प्रोफेसर डायसी को माना जाता है। कानून का शासन व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर कानून की इच्छा का शासन चलता है। इसे ही हम विधि के समक्ष समता कहते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 361 के तहत भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, 105 के तहत संसद के सदस्य और 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य, दूतावास, कार्यालय, राजनयिक, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कानून के शासन से ऊपर होते हैं। दूसरी शब्दावली है विधियों का समान संरक्षण। पहली शब्दावली है विधि की समानता ब्रिटेन से अपनाया है और विधियों का समान संरक्षण हमने अमेरिकी संविधान से अपनाया है। संशोधन 14 संशोधन 1868 से ग्रहण किया गया है। ये एक सकारात्मक मौलिक अधिकार है। सभी व्यक्तियों को कानून का समान रूप से संरक्षण मिलेगा। इन दोनों को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, याद रहे कि कानून के शासन और कानून का समान संरक्षण, इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में स्पष्ट रूप से किया गया है। अनुच्छेद 15 सामाजिक भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 के 6 खंड हैं। पहले खंड के अनुसार 5 आधारों पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग महिला या पुरुष के आधार पर, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, वह इन 5 आधारों पर कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, पूर्णतः या भागते राज्य निधि से पोषित, साधारण जनता के प्रयोग लिए जाने वाले समर्पित किए जाने वाले कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भेदभाव किया जा सकता है 15(3) के अनुसार, जिसे तार्किक या युक्ति युक्त भेदभाव कहते हैं। राज्य की स्त्रियों एवं बालकों के लिए राज्य कोई विशेष उपबंध कर सकता है, ये कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद भाग 15(4) के अनुसार यह उपबंध किया गया है कि बालकों और स्त्रियों के साथ साथ जो सामाजिक दृष्टि से 2 आधारों की बात कही गई। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात कही गई है। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं, उन अथवा अन्य कोई वर्ग, उनकी उन्नति के लिए राज्य को तार्किक और युक्तियुक्त भेदभाव कर सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य वर्गों के लिए ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के खंड 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए कोई उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। अर्थात शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशिष्ट उपबंध किया जा सकता है। भाग अनुच्छेद 15 की खंड 6 में स्पष्ट रूप से मेंशन है कि 4 और 5 की कोई बात इन पर लागू नहीं होगी। और जो संविधान संशोधन के द्वारा भी किया गया है, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा EWS पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी प्रवेश संबंधी 10% सीटें उनको दी जा सकती हैं। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 14 जनवरी 2019 से लागू है। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में या लोक नियोजन में अवसर की समानता पर बल देता है। इसके अनुसार सरकारी पद प्राप्त करने में नियुक्ति में नागरिकों के साथ अवसर की समानता का व्यवहार किया जाएगा। ऐसे नागरिकों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। परंतु अनुच्छेद 16 के खंड 3 के अनुसार संसद ये नियम बना सकती है कि निवास की योग्यता के आधार पर तार्किक भेदभाव किया जाए। यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। 16(4) में सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अनुच्छेद 16 के खंड 4 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 के खंड 4 में बैकलॉग की रिक्तियों के लिए बात कही गई है। अनुच्छेद 16(5) में
धर्म के आधार पर तार्किक और व्यक्तिगत भेदभाव किया जा सकता है। ऐसा इस अधिनियम की कोई बात इस पर प्रभाव नहीं डालेगी कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी उस धर्म का व्यक्ति ही सदस्य बन सकता, अन्य नहीं। और अनुच्छेद 16 के खंड 6, 15 के खंड 6 के बिल्कुल अनुरूप सरकारी सेवाओं में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 14 जनवरी 2019 से 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब लोगों को दी जाएंगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसके तहत मानसिक और शारीरिक रूप से अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात कही गई है। 18(1) के अनुसार दो तरह की उपाधियां दी जा सकती हैं, सेना और विद्या संबंधी उपाधि, लेकिन इनके साथ 3 कंडीशन है। नंबर 1, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। खंड 3 के तहत कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है परंतु राज्य के अधीन लाभ के पद पर, विश्वास के पद पर धारित है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18 के खंड 4 के तहत राज्य के अधीन विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी अधीन किसी रूप में राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44 संविधान संशोधन के द्वारा एक स्वतंत्रता का विलोप कर दिया, इसलिए अब केवल 6 स्वतंत्रताएं हमारे पास उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अनुसार केवल भारत, इसका मतलब है अनुच्छेद 15, 16 और 19 तथा 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो 19 के तहत विदेशी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दोस्तों, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो अभिव्यक्ति का अलग अलग माध्यम हो सकता है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। संगम या संघ और सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र किसी भूभाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। और संपत्ति की स्वतंत्रता को 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 20 जून 1979 को लागू समाप्त कर दिया गया। और 6वीं स्वतंत्रता है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। सहकारी सोसाइटी बनाने के अधिकार को 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8 फरवरी 2012 से जो प्रभावी जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध का अभियोग लगाया गया है, बिना अभियोग वाले व्यक्तियों को ये नहीं मिलेगा, केवल अभियोग। तो इसमें 3 सिद्धांत हैं। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण दिया गया, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया और आत्म अभिशंसन से प्रोटेक्शन दिया गया है। अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, अर्थात जब व्यक्ति ने अभियोगी ने कोई अपराध किया है तो विद्यमान कानून के उल्लंघन के अनुसार उसे दंडित किया जा सकता है। एक बार जिस अभियोगी को अभियुक्त को ट्रायल किया गया, समान अपराध के लिए एक बार से अधिक ट्रायल और एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। और किसी अभियोगी को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 20 और 21 दोनों को 44 संविधान संशोधन 1978 के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इससे पहले 1962 चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1976 इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के इस अनुच्छेद को भी निलंबित किया गया। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापानी संविधान से अपनाई है। अमेरिकी संविधान में विधि की उचित प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जीवन से वंचित कर देगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य की अनिवार्य सेवा में प्राणों का बलिदान भी हो सकता है। अनुच्छेद 21 के राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसे 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। अतः प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, जो नीति निषेध तत्वों के अनुच्छेद 45 में था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 21 का अधिकार दिया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी फॉलो करता है।
अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी सामान्य दो तरह की होंगी। एक, सामान्य विधि के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके बिना उसे 24 घंटे से ज़्यादा बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। परंतु इसकी दो कंडीशन है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी शत्रु देश का नागरिक हो तो उस पर लागू नहीं होगा, अथवा उस व्यक्ति को किसी निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया हो तो लागू नहीं होगा। 44 संविधान संशोधन 1978 से पहले ऐसे व्यक्ति को संदेह के आधार पर 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है और इससे ज़्यादा के लिए न्यायमूर्ति की सलाहकार बोर्ड की सलाह लेनी होती है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसकी अवधि को घटाकर 2 माह कर दिया गया है। 2 माह पहले से सलाहकार बोर्ड को अनुशंसा करनी होगी। ऐसे सलाहकार बोर्ड में 3 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 3 न्यायाधीश होते हैं। जो अध्यक्ष होगा वह उस समय किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और अन्य जो 2 व्यक्ति हैं वो अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवारत और रिटायर्ड दोनों कोई भी हो सकता है। निवारक निरोध भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की गई, राज्य भी इसका पालन कर सकते हैं। निवारक निरोध अधिनियम पहला 1950 में जारी किया गया जो 1969 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा अधिनियम मीसा जो 1978 में समाप्त कर दिया गया। तीसरा अधिनियम कोपेफोसा 1974 में जो जारी है अभी भी, और रासुका 1980 और 83 में जो 83 में लागू हुआ। आतंकवाद विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा 1985, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 के खंड 1 के अनुसार दुर्व्यापार और बेगार पर मानवीय अंगों का और मानव के द्वारा जो भाग हैं उसके व्यापार नहीं किया जा सकता है और उसे बिना परिश्रम के उससे कार्य नहीं कराया जा सकता है। यह अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ हमें प्राप्त हुए। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में या ऐसे संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं रखा जाएगा जिससे कि उसकी नैतिकता और चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो हमें भारत के राज्य को पथ निरपेक्षता का राज्य बनाता है वह धर्म निरपेक्ष धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तीनों का आपको ध्यान रखना है। इनके अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण की स्वतंत्रता है और प्रचार करने का अधिकार होगा। 4 तरह की धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, खंड 2 के तहत ये कहा गया है कि धार्मिक आचरण के बारे में आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलापों को नियमन किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण के सुधार के लिए हिंदू की धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों के लिए खोलने को बंद कर सकती है। कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने के अंग ही समझा जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अंतर्गत आप धार्मिक और मूर्त प्रयोजन कर सकते हो, ये कार्य कर सकते हो, जंगम स्थावर संपत्ति रख सकते हो और विधि के अनुसार इसका प्रशासन चला सकते हो। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कर और फीस दोनों अलग होते हैं। टैक्स किसी से नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता है। ऐसी संस्थान जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हो, ऐसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यदि उसका प्रशासन भले ही राज्य चलाता हो परंतु वो ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई है तो यह बात उस पर लागू नहीं होगी। 28(3) के तहत राज्य मान्यता प्राप्त या राज्य निधि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वयस्क है, और अगर अवयस्क है तो उसके माता पिता की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 28 के तहत 4 तरह के शिक्षण संस्थान हैं: राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य निधि से सहायता प्राप्त और राज्य प्रशासित परंतु न्यास के अधीन शिक्षण संस्थान। प्रथम संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध है। दूसरी व तीसरी में सहमति से शिक्षा दी जा सकती है और यदि अवयस्क है तो माता पिता की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। चौथी संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि राष्ट्रगान, गीत और सूर्य नमस्कार संस्कृत भाषा की शिक्षा धार्मिक कार्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में
किसी भी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, 3 आधारों पर ऐसी संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों को प्राप्त है, परंतु राज्य ऐसी संस्थान में धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, जहां अपने माइनॉरिटी के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार उनके पास रहता है। ऐसी संस्थान केवल 2 आधारों पर स्थापित की जा सकती हैं, धर्म के आधार पर और केवल भाषा के आधार पर। ऐसी संस्थाओं के साथ राज्य वित्तीय सहायता देने में धर्म और भाषा के कारण भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत अनुच्छेद 32(1) के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 रिट जारी करता है, जिनमें क्रम से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष में लाया जाए। ये लेख उस समय जारी की जाती है जब अवैध गिरफ्तारी कर ली जाए और गिरफ्तारी का रिकॉर्ड भी नहीं हो। परमादेश, अगर कोई कार्मिक कर्मचारी कार्य नहीं करता तो हम आदेश देते हैं, इसका जिक्र किया जाता है। प्रतिषेध, न्यायिक कार्रवाई को रोक दिया जाए। अधिकार पर्चा, किस अधिकार से आप काम कर रहे हो, और उत्प्रेषण ऊपर की ओर भेज दिया जाए। इनमें प्रतिषेध और जो उत्प्रेषण रिट है वो दोनों न्यायिक रिट हैं, जबकि अन्य रिट राज्य के खिलाफ जारी की जाती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 का खंड 4 ये कहता है कि इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा, यद्यपि संविधान के उपबंधों के अधीन इसे निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 352 लागू होने पर 32 को निलंबित किया जा सकता है। 44 से संविधान संशोधन स्पष्ट लेख है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 को 44 संविधान संशोधन के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता है। और अंबेडकर के शब्दों में, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, मैं इसे सिवाय दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद है, क्रम से आपको याद रखना है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनरवा मिल्स 1980। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ अन्य उपबंध, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खुद ही निलंबित होता है और आपातकाल हटने पर स्वतः निलंबित हो जाता है। निलंबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, निलंबित होता है, बहाल हो जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता है? केवल राष्ट्रपति, और वही इनकी बहाली करता है। परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता है, उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी हैं। अनुच्छेद 33 में रक्षा बलों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 34 में सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकारों की स्थिति की बात कही गई है। और अनुच्छेद 35 में संसद मौलिक अधिकारों के बारे में किसी भी प्रकार का नियम और संशोधन करने की सर्वोच्च शक्ति धारित करती है। तो पहला प्रश्न आईएएस 2021 में आया हुआ है, संपत्ति के अधिकार की भारत में क्या स्थिति है? दोस्तों, सभी लोगों के लिए उपलब्ध एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया 44 संविधान संशोधन के द्वारा। अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल व आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। मौलिक अधिकारों में दूसरा स्थान किस अधिकार का है? स्वतंत्रता के अधिकार का। भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार संबंध कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ये सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, क्योंकि ये केवल नागरिकों को है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? 86 संविधान संशोधन के द्वारा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस अधिकार से है? समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में क्या शामिल नहीं है? कानून का शासन है, युक्तियुक्त वर्गीकरण है, प्राकृतिक न्याय है, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को एक अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत।
संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? अनुच्छेद 32 के तहत। मिलान कीजिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी सही है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का संबंध किस अधिकार से है? समता के अधिकार से। कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णयों का सही क्रम है गोपालन, गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1936 सदस्य कौन नहीं थे? सीएम स्टीफन। इसके हरदेव जोशी सदस्य नहीं है। 12 सदस्य थे, इसमें आर अंतुले, एस एस रे और सीएम स्टीफन, हरदेव जोशी। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में। संपत्ति के मूल अधिकार को इस श्रेणी में कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाए जाने से पहले संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 31 दोनों याद रखना है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये धर्म के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं, ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं शामिल की गई? 7। अनुच्छेद 15 में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग। संपत्ति के अधिकार में क्या नहीं है? दोनों सही हैं। तो ये मूल प्रश्न है और आपका जो आज का मुख्य व्याख्यान था वह मौलिक अधिकारों से संबंधित वो पूरा हुआ। नेक्स्ट में नीति निषेधक तत्वों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में और आगे जो आपका सिलेबस है उसके बारे में परिचर्चा करूँगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी ये है बायजूस और अनअकैडमी मॉडल पर मेरी पीपीटी और ज्ञान साझा करने का माध्यम आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।